हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं बेसिकली कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की 5th यूनिट कवर करने वाली हूँ, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर इन सोसाइटी। सो इसमें हम कौन कौन सी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। क्लासिकल एलिटिस्ट थ्योरी है, ठीक है, पावर एलिट्स है, प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म एंड थ्योरी ऑफ रूलिंग क्लास, ठीक है। सो बेसिकली हम इनको फोकस करेंगे वन बाय वन। शुरू करने से पहले जरूरी बात, जो भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, ये टेलीग्राम चैनल है, प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, बिकॉज यहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल सब कुछ यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि टाइम पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर कर देना ताकि हर उस स्टूडेंट तक हम पहुंच सके जिसको वाकई में इसकी जरूरत है, राइट। सो आपके जो भी क्लास ग्रुप हैं, क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे हैं अब, तो डेफिनेटली इस टाइम बच्चों को जरूरत है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करिएगा। ये ऑलरेडी प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट है, आराम से चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको जरूर विजिट करना। नोट्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.examosphere.com। हिंदी और इंग्लिश में आपको सेपरेटली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, सो अवेल कर लेना नोट्स को। और ये जो ऑन गोइंग सीरीज है, इनके नोट्स भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, ये जो वर्ड एलीट है, ये इसका अगर नॉर्मल आप ट्रांसलेशन देख रहे हो, सो यहाँ दिखाई पड़ रहा है अभिजात वर्ग, या फिर आप एलीट इसको कह सकते हो, जो रिच क्लास की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। सो एलीट वर्ड उसके लिए रेफर किया जाता है जहां जिनके पास कमोडिटीज ऑफ एक्सीलेंस होता है। कहने का मतलब जिनके पास फैसिलिटीज काफी बढ़िया होती हैं, जितनी भी कमोडिटीज होती हैं वो बढ़िया लेवल पर होती हैं। सो हम इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो पॉलिटिकल एलीट को हम समझ सकते हैं कि वो पर्सन जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में टॉप पर बैठा होगा, ठीक है, जिसकी पोजीशन जो है, ठीक है, वो हाईएस्ट पोजीशन होगी, और वो क्या कर रहा होगा, सुपीरियर होगा, मतलब उसके अंदर सुपीरियर क्वालिटी होगी। अगर आप हायरार्की देखोगे, ठीक है, सो एलीट क्लास यहां बैठी होगी। आ रही बात समझ में? बिकॉज यहां पर क्या होता है कि नंबर में कम होंगे, ठीक है, फ्यू ही लोग बैठ सकते हैं क्योंकि पावरफुल होंगे, ठीक है। और नीचे कौन होंगे? मासेज होंगे। मासेज कौन होता है? आम जनता, सही है, मतलब जो भी ऑर्डिनरी सिटीजनशिप कह रही हूँ, सॉरी, सिटीजन्स हैं, ठीक है, मासेज हैं, उनकी बात हो रही है, तो एलीट हम उसको कहते हैं। अगर शुरुआत में देखा जाए तो ये जो कॉन्सेप्ट है एलीट का, ये इवेल्युएटेड होता है या फिर स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजिस्ट में, मतलब जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें ये मेजरली देखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट लेटर ऑन पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का पार्ट बना है। मतलब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना जिनका इवोल्यूशन या फिर शुरुआत कहीं और से होती है, लेटर ऑन हम क्या करते हैं, किसी और सब्जेक्ट में कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो सेम इसका हल भी यही है कि जो ये एलीट थ्योरी है या फिर ये जो सब्जेक्ट है, इसको सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है और बाद में ये पार्ट बनता है पॉलिटिकल साइंस का। सो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे जो पॉलिटिकल एलीट है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस है पावर स्ट्रक्चर के साथ सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा बैकग्राउंड है। अब अगर मैं बात करूं मीनिंग ऑफ एलीट थ्योरी है क्या, मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। सो एलीट का अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको हायरार्की में समझाया, ठीक है, जैसे आप ना इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हो। इस इमेज में दिखाया गया कि जो ये एलीट है, एक सेकेंड, ये जो एलीट है, ठीक है, ये नंबर में कम है, ये 3% दिखाए गए हैं बिकॉज दे आर फ्यू, ठीक है। और नीचे कौन है? ये सारे के सारे आपको मासेस दिख रहे होंगे, राइट। तो इस इमेज के थ्रू भी समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा हमेशा इमेजिनेशन में रखना ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा कि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज हैं जो यूजुअली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी पॉलिटिकल सोशल पावर के स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब कि जहां पर भी पावर के स्ट्रक्चर की बात आएगी, ये हमेशा कंट्रोलिंग वाली पोजीशन पे होंगे, ठीक है। चाहे वो प्रिमिटिव की बात हो रही हो, चाहे मॉडर्न डेमोक्रेटिक टोटलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, हर जगह, ठीक है, जहां पर भी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पावर होगी, जो रूल कर रहे हैं सोसाइटी में, वो हमेशा क्या होंगे? फ्यू होंगे, नंबर में हमेशा कम होंगे। सो पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने टाइम टू टाइम रिकमेंड किया है, ठीक है, कि भाई स्पेशल एक क्लीन टू रूल होना चाहिए, ठीक है, ताकि चीजें क्या हो सके, वर्क कर सके। सो अकॉर्डिंग टू एलीट थ्योरी, जो सोसाइटी है वो स्प्लिट होती है। मतलब अगर आप समाज को देखोगे तो होता क्या है, मेजॉरिटी होती है और माइनॉरिटी होती है। अब देखो मेजॉरिटी कौन है? मेजॉरिटी में ये सारे हैं जो नीचे हैं, ठीक है, मासेज हैं आपके। सो मासेज किसके अंडर आ रहे हैं? आपके मेजॉरिटी में आ रहे हैं, ठीक है। ये मेजॉरिटी का पार्ट है। मेजॉरिटी मतलब समझ पा रहे हो, जिनकी संख्या ज्यादा है, जो नंबर में ज्यादा है। तो ये देख के पता लग रहा है नंबर में सारे के सारे ज्यादा है, ठीक है। और माइनॉरिटी में कौन आते हैं? जो नंबर में कम होते हैं।
आ रही है बात समझ में? जो फ्यू है नंबर में, इसको हमेशा देखा जाएगा कि जो फ्यू होंगे ना वो हमेशा क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर को होल्ड करेंगे। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए, और जब वो डिसीजन लेते हैं तो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरी की पूरी एंटायर सोसाइटी पर बाइंडिंग कराते हैं, मतलब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराते हैं, बाध्यकारी हो जाता है, लोग बाउंडेड हो जाते हैं उसको फॉलो करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है गोल ऑफ एलिट थ्योरी। एलिट थ्योरी का गोल क्या है? वो प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को, फैक्ट देते हैं कि हर सोसाइटी में आपको दिखाई पड़ेगा कि जहां माइनॉरिटीज हमेशा होल्ड करते हैं किसको, मेजॉरिटी ऑफ सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल कल्चरल रिसोर्सेज। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब ये कि मेजॉरिटी नीचे है आपके, हमेशा माइनॉरिटी ऊपर है पावर के कॉन्सेप्ट में। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ना ये बेवकूफी ना हो जाए गलती से भी कि मैम माइनॉरिटी का मतलब तो वही तो संख्या में कम होते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होते हैं। आ रही है बात समझ में? हमेशा ये ध्यान रख के बात करना कि अगर हम माइनॉरिटी बात करें किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर ये पावर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना तो भैया ये जो माइनॉरिटी होंगे ना सबसे पावरफुल माने जाएंगे, बिकॉज ये नंबर में कम है, सिर्फ हम इसलिए इस वर्ड को यूज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हेयर। इस ये बेसिक बात थी, आई थिंक मुझे मतलब इसको क्लियर करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है कि ये यूज करते हैं कि जितने भी मतलब कंट्रोल करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन वेयर दीज रिसोर्सेज आर कंसंट्रेटेड। ये बात सही है कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज का कंट्रोल, ये सारी चीजों पे कंट्रोल किसका होता है, माइनॉरिटीज का होता है, बिकॉज दे आर पावरफुल। ठीक है, दे आर रूलिंग, ये रूल कर रहे हैं किसके ऊपर, मेजोरिटी के ऊपर। अच्छा, हर फिलोसफर को आप देखोगे जिन्होंने प्रपोज किया है जो कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट है, जैसे प्लेटो के टाइम से चलो, ठीक है, प्लेटो से लेकर अगर हम रूसो का टाइम पीरियड तक देखते हैं ना तो वो कह रहे हैं कि सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हर किसी ने बताई है, कुछ ना कुछ विशेषताएं रही हैं। ब्रिटिश की जो थ्योरी है उनकी भी रूट्स में दिखाई पड़ता है जो आइडिया था, या फिर राइटिंग देखोगे आप प्लेटो की, वहां भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, पर ये बात सही है कि मेजरली ये जो डेवलप हुआ है ना कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, आप ये देखो, ये जो अब मेजर आपको पॉलिटिकल थिंकर के नाम बता रही हूँ जो एलीट थ्योरी में मोस्ट, मतलब आप ये ले लो कि मोस्ट वांटेड हैं, या फिर मतलब इतना नाम पॉपुलर है ना इन लोगों का कि चाहत है। ठीक है, कि अगर एलीट थ्योरी पढ़ रहे हो पावर कॉन्टेक्स्ट में तो मॉस्को, परेटो, मिशेल से ऐसे नाम है भाई, आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे इनको। ठीक है, आप इनकी राइटिंग में देखते हो ये जो एलीट है इसको, मतलब इन्होंने ये जो चीज है, मतलब एलीट को यही एक्सप्लेन किया कि एलीट वही है जो होल्ड करे मेजॉरिटी ऑफ द पावर इन सोसाइटी पे। कहने का मतलब है कि इनका पूरा कंट्रोल रहता है मेजॉरिटी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका ये जो द थीसिस ऑफ मेंस इनइक्वालिटी एंड देयर इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड इज सपोर्टेड बाय द एलिट थ्योरिस्ट। कहने का मतलब है कि जो एलिट की थ्योरी है वो इस चीज को सपोर्ट करती है कि जो जब बात हो रही है ना, मतलब वो थीसिस लिखी गई है मेंस की इनइक्वालिटी के ऊपर, उनका इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड के ऊपर। एलिट जो थ्योरिस्ट हैं या थिंकर हैं वो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। ये भी बात सही है कि जो एलिट्स होते हैं, ठीक है, इनको सिलेक्ट किया जाता है। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि होता क्या है कि जनरल पॉपुलेशन के बीच में से ही तो निकल के आते हैं कुछ सिलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, और इनका फिर क्या होता है, ये मतलब ये इवॉल्व होता है टाइम के हिसाब से। ठीक है, ये राइज करते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रोमिनेंस होता है आप वो देखोगे, ये होता है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिलियंस, चार्म, इकोनॉमिक, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इवन फिजिकल प्रोनेस। कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे सेक्टर में इनका सबसे ज्यादा क्या है, प्रोमिनेंस रहता है। मतलब आप ये लगा लो कि ये बेसिक चीजें हैं जिनकी वजह से, और इनकी मतलब एक होता है ना कि पावर को इनहेंस करने में हेल्प करता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप है जिसके अंदर कुछ लिमिटेड लोग हैं जो एज अ एलीट माने जाते हैं। ठीक है, और ये बात सही है कि आप ये देखोगे कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चॉइसेस हैं, ठीक है, वो ये देखी जाती है, और ये देखा जाता है कि ये कैरी आउट करते हैं। मतलब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया तो बाकी की जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, उन बातों को मानेगी, ओबे करेगी। ठीक है, इनका कंट्रोल रहता है पूरी सोसाइटी के रिसोर्सेज पर। ठीक है, ये बात भी सही है कि सोशल रिस्पेक्ट मेंटेन होती है। ठीक है, प्रेस्टीज बहुत मेंटेन करते हैं, इनकी रैंक है, एक पोजीशन है, नेशनैलिटी है, जिसकी वजह से इनका एक अलग ही ऑरा रहता है। ठीक है, ये बात सही है कि एफर्ट क्रिएट करते हैं, डिवाइड करते हैं, असाइन करते हैं रिसोर्सेज को जनरल पॉपुलेशन में। कहने का मतलब है कि आम नागरिकों में, ऑर्डिनरी सिटीजन्स में जरूरत के हिसाब से ये क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं चीजों का, रिसोर्सेज का। यहाँ पर कुछ टाइप ऑफ एलीट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन कौन से वो टाइप ऑफ एलीट्स हैं, ये देखो, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक एलीट, मतलब इस क्लास में भी आपको एलीट सेक्शन अलग से दिखाई पड़ता है। ठीक है, रूलिंग एलीट की बात हो रही है, रूलिंग एलीट की बात हो रही है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकली। ठीक है, रिलीजन एलीट होता है कि कोई ना कोई रिलीजन थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली एलीट माना जाता है। ठीक है,
एलीट अमंग मैकेनिक्स के सेक्टर में भी आपको दिखाई देगा, इसके अलावा कॉर्पोरेट एलीट। सो ये टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है। अब ना हम, पर हाँ ये था कि वो टाइप्स मैंने बता दिए, पर हम जो मेजर है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, राइट। सो पावर स्ट्रक्चर और एलीट की अगर बात करें, शक्ति संरचना और अभिजात वर्ग, तो इसमें देखो कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करें राजनीति में, तो पावर एक तरीके से ना करेंसी का काम कर रही है, ठीक है, क्योंकि राजनीति में अगर पावर ना हो तो कुछ भी नहीं है। और इसीलिए बोला गया कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये इफेक्ट कर सकते हैं जो भी डिजायर्ड चेंज है। मतलब ये वाली चीज हो गई कि पैसे में इतनी ताकत है कि जो आप चाहो, जिस तरीके का मतलब आपको चेंज चाहिए हो, जो भी आपको लगे कि हाँ भाई ये जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, तो इतनी क्षमता है पैसे के अंदर कि वो उसको डिजायर के हिसाब से मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। जस्ट एज मनी, जैसे मनी परमिट कर रहा है ना एफिशिएंट फ्लो ऑफ गुड्स को, क्योंकि पैसा है तो बढ़िया से गुड्स वगैरह फ्लो हो रहे हैं, सर्विसेज मिल रही है इकोनॉमी के थ्रू। इसी तरीके से जो पावर है वो इनेबल करती है कलेक्टिव डिसीजंस को, बिकॉज इन्हीं के हिसाब से क्या होता है, जब आप कलेक्टिव डिसीजन लेते हो, मेड करते हो, फिर आप उनको लागू कराते हो सोसाइटी में, ठीक है। और ये बात भी सही है कि हम लोकेट कर सकते हैं पावर को अक्रॉस सोसाइटी। आप समझ रहे हो कि हम समाज में शक्ति का पता लगा सकते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है कि जैसे आप ये देखोगे हेड ऑफ द फैमिली जिस तरीके से वर्क करते हैं, जैसे आप देखोगे गांव में सरपंच भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेड होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं, हर जगह आप ये देखो पावर ना कहीं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जब हम डिफाइन करने की बात करते हैं पावर को, सो हाना आरेंट है, नाम हम सबने सुना होगा पावर के ऊपर, काफी बढ़िया काम है इनका, ठीक है। वो ये कहती हैं कि जो पावर और जो वायलेंस है ना, ये एज एनिमी है रेदर देन सिबलिंग। मतलब ये कह रहे हैं कि पावर और जो वायलेंस है ये आपस में क्या है, दुश्मन है, सिबलिंग नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि पावर और जो वायलेंस है एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक रूल कर रहा होता है और दूसरा एब्सेंट होता है। जिस टाइम पर पावर होगी, ठीक है, उस टाइम पर मतलब जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं मतलब एक, आप समझ पा रहे हो कि उसकी एब्सेंस मानी जाएगी। सो वायलेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है पावर को। मतलब वायलेंस अगर बहुत अति हद पार पर आ जाए तो पावर रखी रह जाती है, और ये करेंटली इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट। वो कह रहे हैं कि वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा बहुत मुश्किल है ऐसा होना कि पावर वायलेंस डिस्ट्रॉय कर दे पावर को, ठीक है। पावर को वो कंसिस्ट कर रहे हैं ऑफ द एबिलिटी ऑफ परसुएड अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू डू द सेम वर्क विदाउट देयर कंसेंट। कहने का मतलब पावर का मतलब क्या है कि बिना लोगों की कंसेंट के इच्छा के विरुद्ध जाके कार्य कराना, सिंपल, ठीक है। रॉबर्ट डाहल की बात हो रही है यहाँ पर, उन्होंने फेमस डेफिनेशन दी थी 1951 में। वो कहते हैं कि पावर एक इस तरीके का मैटर है जहां पर गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट अदरवाइज हैव डन। मतलब यहाँ वो वाली बात हो गई कि वो कराने का मामला है पावर। मतलब आप समझ रहे हो कि शक्ति का मतलब ये है कि लोगों से वो काम करा लिया जाए जो वो नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अंडरलाइन करने वाली बात यही है कि जो व्यू ऑफ पावर है उसको एज्यूम किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट में रेदर देन कंसेंसस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पावर को अगर देखा जाए तो इसका जो दृष्टिकोण है वो संघर्ष माना जाता है बजाय के आम सहमति के, ठीक है, क्योंकि कंसेंस मतलब वही कंसेंट लेना। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, प्राधिकरण और वैधता। अब इसमें सबसे पहले ना ट्रेडिशनल अथॉरिटी को पढ़ते हैं। सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में जो मेन थिंकर है वो है मैक्स वेबर। उन्होंने जो फर्स्ट टाइप दिया वो क्या था, ट्रेडिशनल अथॉरिटी था। उन्होंने कहा कि ये किस पर बेस्ड है, उन्होंने कहा पिटी फॉर व्हाट प्रिजम्बली हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। कहने का मतलब ये वो कह रहे हैं कि प्री एज्यूम हो जा रहा है, समझ रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि हमेशा आप अस्तित्व में रहने वाली धर्मनिष्ठा की बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसको और सिंपल किया जाए, सो बहुत बेसिक बात में ट्रेडिशनल रूल्स जो है वो जस्टिफाई करते हैं अपनी पोजीशन को रेदर देन ओबीडियंस। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर कोई मतलब आज्ञाकारिता नहीं है, कोई ओबीडियंसशिप नहीं है यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, अपनी पावर को। एग्जाम्पल दिया गया जैसे मोनार्क रूल करता है, राजा रूल करता है, बिकॉज उनको हमेशा रूल करना होता है। सो अगर आप ऐसे में डिमांड करोगे किसी भी जस्टिफिकेशन की, सो ये अपने आप में ही मतलब एक, आप समझ पा रहे हो कि अपने आप में ही एक चुनौती, मतलब एक चैलेंज प्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी के लिए कि जब यहां बात आ जाए कि जस्टिफाई करो, राइट। अब राजा का सबको पता है, राजा का काम क्या है, हमेशा रूल करना। तो अब इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, तो मतलब ये अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रियार्की हो गया, या फिर ओल्डेस्ट मैन्स अथॉरिटी हो गया, फैमिली के अंदर जैसे फैमिली में हेड होते हैं ना, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ये सेकंड आपका कैरिस्मेटिक अथॉरिटी अनदर फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसको कंट्रास्ट किया जाता है बहुत शार्पली अथॉरिटी बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। कहने का मतलब ये कि अथॉरिटी बेस्ड ही होगा ट्रेडिशन, पर थोड़ा सा कैरिस्मेटिक होगा,
ठीक है। अगर आप फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल एलियंस की बात करो पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सो जो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी है वो रेस्ट करती है ऑन कैरिस्मेटिक प्रॉफिट, लुक्स फॉरवर्ड, कन्विंसिंग फॉलोअर्स दैट दे प्रॉमिस लैंड इन विच विद इन रिच। कहने का मतलब ये कि सॉरी, कैरिस्मेटिक का मतलब क्या है एक्चुअली? कैरिस्मेटिक का मतलब यही है ना कि ये इतनी ताकत रखते हैं कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जनता को कन्वेंस कर सकते हैं कि वो आगे जो भी चीजें हैं वो दिखानी या लोगों के अंदर ये वाली चीज पहुंचानी कि भाई जो हमने अपनी बातें रखी हैं या फिर जो हम कह रहे हैं उसको हम डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे। ठीक है, ये बात सही है कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं अपने फॉलोअर्स को, और इस तरीके के जो लीडर्स हैं उनको क्रेडिट दिया जाता है कि भैया ये एक्सेप्शनल होते हैं बिकॉज इनका जो सुपर नेचुरल क्वालिटीज है वो काफी हैवी होती हैं और इतना इन्फ्लुएंसिंग होती है, इसीलिए इनको नाम ही कैरिस्मेटिक दिया गया है। ठीक है, थर्ड और फाइनल टाइप ऑफ अथॉरिटी की बात करोगे तो लीगल और रैशनल वन है। रैशनल लीगल अथॉरिटी में अगर देखा जाए तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है जब एक लीडर डिसीजन मेकिंग करता है किसके बेस पर? प्रिस्क्राइब्ड लॉ, जो भी लॉ हैं, जो भी कानून हैं जिनको ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है, सही है, रेगुलेशंस जो हैं जिनको ऑलरेडी निर्धारित किया हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ उनकी बात हो रही है। आगे बढ़ो, ये जो इस टाइप की जो अथॉरिटी है, ठीक है, यहां पर जब आप पावर को देखोगे तो उसको वेस्ट किया जाता है, वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर रैशनल सिस्टम या फिर आइडियोलॉजी। वो कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरली इन द पर्सन हु इम्प्लीमेंट द स्पेसिफिक ऑफ दैट डॉक्ट्रिन्स। मतलब वो ये कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि भाई एक पर्सन ही इस चीज को करेगा, जो ग्रुप ऑफ पीपल है फिर जिनके पास अथॉरिटी है वो भी इसको फॉलो अप करते हैं। ठीक है, यहाँ बात आती है ओबीडियंस की कि जो भी रूल कर रहा है आपको उसकी बात को ओबे करना है, मतलब जो भी नियम है उसको आज्ञाकारिता से पालन करना है। ठीक है, यहाँ इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को इतना वो नहीं कर रहे जितना बात कर रहे हैं रूल्स करने वालों की। ठीक है, रिजल्टिंग क्या है, वही गवर्नमेंट बेस्ड जो भी रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनको ज्यादा फोकस किया जाता है। इसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल और कैरिस्मा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक नहीं होता यहाँ पे उतना जितना रैशनली चीजें होती हैं। सो वेबर का जो क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी है इसको आप इस टेबल के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, राइट? तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना। नेक्स्ट है क्लासिकल एलीट थ्योरी। अब देखो मेन चीजें स्टार्ट हो रही हैं क्योंकि बैकग्राउंड तो मिल गया, अब जो मेजर चीजें स्टार्ट हो रही है ना उनको थोड़ा ध्यान से नोट मेकिंग कर लेना, अदरवाइज नोट्स आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे आराम से, वहां से भी अवेल कर सकते हो आराम से। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है एलीट, इससे क्या पता लगता है? ये बहुत जरूरी है कि ये डिस्टिंग्विश करे किस किस के बीच में, टू डिफरेंट यूजेस ऑफ द टर्म, क्योंकि ये जो वर्ड है एलीट इसके यूजेस देखो, एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं ना, तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे पहले ये लैटिन वर्ड से आया था एलिग्री से, ठीक है, जिसका मतलब था टू बी चूजन, ठीक है, चुना जाना। ठीक है, इसको एक्सप्रेस किया जाता था एक पॉजिटिव मीनिंग में, बहुत अच्छा मीनिंग समझा जाता था, बहुत पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से। मीनिंग क्या था? वही कि पॉपुलराइज्ड होना बाय द वर्क ऑफ विल्फ्रेड परेटो। अच्छा, एक और बात है, ये जो मीनिंग है ना इसको पॉपुलराइज किसने करा, इसको फेमस किसने करा? विल्फ्रेड परेटो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जिन्होंने यूज किया। और एज अ स्नोनिम भी आप अगर देखोगे जो एलीट है इसका स्नोनिम निकल के आया एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी को भी रेफर किया जाता है कि ये बेस्ट वर्ड है, ठीक है, इसको भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसका जो मीनिंग है इसको फिर बाद में ना, क्योंकि देखो अब थिंकर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, ठीक है, नाम बढ़ रहे हैं एक एक करके। जैसे पहले क्या पढ़ा था हमने? मॉस्का, इसके अलावा परेटो पढ़ा था, मिशेल्स भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो परेटो सुना हुआ है, ठीक है। मॉस्का ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया परेटो की बात से, ठीक है। इन्होंने फाउंड करा कि ये जो डेफिनेशन है ना रूलिंग क्लास की, ये और ज्यादा प्रॉपर हो सकती है, बिकॉज ये जो एलीट है ये इंप्लाइड होता है अ यूलोजी ऑफ द रूलिंग क्लास दैट इन मैनी केसेस इट डज नॉट डिजर्व। वो ये कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी रूलिंग क्लास है, ठीक है, आप उसको इन जनरल तो समझ सकते हो, पर बहुत सारे ऐसे भी एरिया हैं, ऐसे केसेस हैं जहां पर ये चीज डिजर्व नहीं कर रही होती है। तो ये बात थी। सेकंड यूज क्या था कि ये जो वर्ड है इसको करेंटली मोस्ट कॉमन और रेफर किया जाता है न्यूट्रल वे में, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करो, ऑर्गेनाइजेशन की, एसोसिएशन की, सो ये कहते हैं कि हैज एलीट्स इन इट्स स्ट्रक्चर। ये कॉमन वे में इस वर्ड का यूज हो रहा है, इससे पता लग रहा है कि एक ही वर्ड है पर दो अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका ये जो फर्स्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है, जिस टाइम पर एलीट थ्योरी डेवलप हो रही थी, तो अगर हम वैसे देखें टाइम पीरियड तो इसको लेट 19th या अर्ली 20th सेंचुरी में भी रखा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर ये देखा जाए ना जो ये एलिटिज्म का कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये देखोगे अगर इसको नया टॉपिक ना समझा जाए तो ये बात भी सही है कि 18th सेंचुरी में भी इसकी बात होती है, बिकॉज इसको प्रीकर्सर माना जाता है। जैसे थिंकर के नाम है सेंट साइमन, ठीक है, कॉम्टे,
टॉक विले, इसके अलावा टाइम्स, ठीक है, इन्होंने इसको मतलब एज अ मेन कॉन्सेप्ट भी यूज किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलीट को मैनेजेरियल क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो मेजर हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी का वो इसी टाइम पर होता है, ठीक है। जो कोर क्लासिकल एलिटिज्म है या फिर जो इसका नोशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप ये समझ पा रहे हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनएविटेबिलिटी हो जाती है एलिट्स की, बिकॉज एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी में नेसेसरी होता है कि सोसाइटी एलिट को ड्रिवन कर देती है, क्योंकि एक बात बताओ, एलिट ही तो क्या करेगा, एलिट ही तो सोसाइटी को पूरा मेंटेन करेगा, सारी चीजें रूल रेगुलेशन चलाएगा। सो एलिटिस्ट के व्यू में अगर देखा जाए तो एलिट सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूट होते हैं बाय अनदर सेट ऑफ एलिट्स। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब एलिट जो होते हैं उनके भी सब्सटीट्यूट होते हैं उनके साथ, ताकि वो काम कर सके। इसका मतलब यही कि जो मेजोरिटी होती है, मासेस होते हैं, वो नेसेसरली, ऐसा जरूरी है, ये एक नेचुरल रूल है कि मासेस के ऊपर हमेशा माइनॉरिटी रूल करेंगे। सो एलिट जो थ्योरी है वो एज्यूम करती है कि दैट एनी वन बट नॉट एवरी वन, वो कह रहे हैं कोई भी कर सकता है पर सब नहीं कर सकते, ठीक है, इवेंचुअली, बिकॉज एलिट स्ट्रेटा का मेंबर कोई भी बन सकता है, पर इस चीज का ध्यान रखना कि लिमिटेड होने चाहिए हमेशा, क्योंकि फ्यू की बात हो रही है, सब नहीं बन सकते यहाँ। तो अब नेक्स्ट है परेटो एंड मॉस्का। परेटो और मॉस्का क्या कह रहे हैं एलिट थ्योरी के बारे में। सो एलिट थ्योरी बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस रखती है वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में। आप ये देखोगे अर्लियर 1900s में आपको ये काफी दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका काफी इंटरेस्ट डेवलप होता है ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट और सोशोलॉजिस्ट के बीच में, जो इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे जो स्टडिंग पावर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फ्लुएंस है, या फिर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है सोसाइटी के अंदर, या एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं एलिट थ्योरिस्ट के, ठीक है, ये टाइम टाइम पर इनका प्रोमिनेंस बढ़ रहा है। और आप ये देखोगे पास्ट फ्यू डेकेड से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और मेजरली जो मेन इवेंट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखा जाता है। परेटो कैरेक्टराइज करते हैं एलिट को, वो कहते हैं कि ये एज अ क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल विद द हाईएस्ट स्टैंडिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। वो ये कह रहे हैं कि, कौन कह रहे हैं, परेटो की बात हो रही है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कुछ वो इंडिविजुअल शामिल हैं जो बिल्कुल हाईएस्ट, बहुत हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग पर खड़े हैं, हाईएस्ट, क्योंकि उनकी जो रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं वो काफी हाई फाई हैं, ठीक है। उनके हिसाब से जो एलीट हैं वो एनकम्पासेस होते हैं, ठीक है, वो एनकम्पास हो रहे हैं दोज हु स्कोर द हाईएस्ट ऑन स्केल मेजरिंग वेरियस सोशल वैल्यूज। कहने का मतलब ये कि कुछ पैरामीटर्स रखे, पावर रखा, वेल्थ रखा, नॉलेज रखा, कि इसके हिसाब से ये जो स्केल है उसको मेजर किया गया कि हाँ भाई अगर ये सारी चीजों में हाई जा रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, तो ये उस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। सो वो आइडेंटिफाई करते हैं दो डिस्टिंक्ट सेक्टर को एलिट के अंदर ही, ठीक है। वो ये कहते हैं एक तो गवर्निंग एलिट होता है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कुछ इंडिविजुअल्स डायरेक्टली, पर कुछ इनडायरेक्टली भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा नॉन गवर्निंग एलिट भी होते हैं जो इंक्लूड करते हैं रेस्ट को, मतलब जो वो लोग हो गए जो इसका पार्ट नहीं है। उनका जो इन्फ्लुएंशियल वर्क है, किसका, परेटो की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना, द राइज एंड फॉल ऑफ एलिट्स, ठीक है, ये परेटो का काम है। सो इन्होंने फॉर्मुलेट किए बहुत सारे लॉ, ठीक है। जो फर्स्ट वन था उसमें एम्फेसाइज किया गया कि भाई जो ह्यूमन एक्शन है ना उसको प्राइमरली स्टेम किया गया फ्रॉम सेंटिमेंट्स रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप देखोगे कि जो ह्यूमन के एक्शन है, मानव की जो क्रियाएं हैं, उनका जो आपको तर्क देखोगे ना वो क्या है, बेसिकली सेंटिमेंट आधारित है ना, थोड़ा भावना से उपजा हुआ है बजाय कि लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करते हैं 6 रेसिड्यू, 6 रेसिड्यू दिए हैं किन्होंने, परेटो ने, ठीक है। और जो प्राइमरी मोटिवेशंस देते हैं वो फॉर एक्शन के लिए, सबसे पहली वो बात करते हैं कॉम्बिनेशन, या फिर आप ये देखो कि ये जो मेजर चीजें हैं ना, प्रोपेनिसिटी, ये क्रिएट करते हैं, या फिर वही मतलब नोवल एक्सपीरियंस को फॉलो अप करते हैं, ये स्टेट करते हैं डिफरेंटली। और जो एबिलिटी टू बी क्राफ्ट एज अ फॉक्स, वो कहते हैं कि भैया जो एबिलिटी है वो फॉक्स के जैसी हो, ठीक है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, परसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ वो ये कि असेंबल होना, सॉलिडिफाई करना, क्रिएट करना सिक्योरिटी को। अगर इसको अनदर वे में देखा जाए तो टू बी स्ट्रॉन्ग, कैपेबल ऑफ फाइटिंग, पोजेस लाइक लायन लाइक क्वालिटीज, मतलब इसमें लायन जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिवनेस, या फिर आप ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोपेंसिटी, इसको यूज किया जाता है सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो इमोशंस वाला पैटर्न को शो किया जा सके, ठीक है। सोशल स्किल्स एंड इंक्लिनेशन टू फॉर्म ग्रुप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सामाजिक कौशल हैं या फिर जो भी ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं उनकी तरफ झुकाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन और प्रोपेंसिटी की बात हो रही है, ताकि होल्ड किया जा सके, अपहोल्ड किया जा सके पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेक्स की बात हो रही है, ये इंटरप्रेट करते हैं सोशल इंटरेक्शन इन एन एमरस मैनर। कहने का मतलब वही कि इसको
तरीके से डिस्कस करना, थोड़ा इंटरेक्शन करना, ठीक है। जो प्राइमरी आइडिया था परेटो का वो यही था कि जो एलिट है वो मेंटेन करते हैं अपनी पोजीशन पावर के माध्यम से, ठीक है, और वो फ्यूज करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि उनके अंदर फॉक्स जैसी भी क्वालिटी होती है और लायन जैसी भी होती है, और ये रूल करने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको पावर में रहना है तो जेन्युइनली एलिट में ये कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर फॉक्स और लायन दोनों के, मतलब परसिवरेंस लायन जैसा हो और कनिंगनेस कैसी हो, फॉक्स जैसी हो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको मार्क कर लेना, सही है। नेक्स्ट है आपका मॉस्का। मॉस्का ने ये जो टर्म है एलिट ये यूज किया और उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंस में करा, बहुत लिमिटेड, ठीक है। वो कहते हैं कि बाय एलिट उनका मतलब है रूलिंग क्लास से। वो कोट करते हैं अपनी किताब में द रूलिंग क्लास, उन्होंने लिखा कि हर सोसाइटी में, ठीक है, इवन क्लास ऑफ पीपल अवेयर, मतलब वो कह रहे हैं भले ही मतलब उस सोसाइटी में क्लासेस ही अपीयर कर रही हो, ठीक है, एक ऐसी क्लास होगी जो रूल करेगी, ठीक है, और दूसरी होगी जिसके ऊपर रूल किया जाएगा, रूल्ड होगी वो। सो जो फर्स्ट क्लास है वो हमेशा अनइक्वल एक्सेस रखेगी पॉलिटिकल फंक्शंस के, ठीक है, मोनोपोलाइज पावर रखेगी, एंजॉय करेगी एडवांटेजमेंट को जो भी पावर के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करते हैं माइनॉरिटी की बात, ये बीइंग अ कोहेसिव ग्रुप, और ये फॉलो करते हैं यूनिफाइड डायरेक्शन को कि भैया जो डायरेक्शन है वो यूनिफाइड होनी चाहिए, एकीकृत दिशा के हिसाब से हो, ठीक है, इनएविटेबली लीडिंग टू डोमिनेंस अदर ओवर द अनऑर्गेनाइज्ड मेजोरिटी। मतलब वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मेजोरिटी है, ठीक है, ये उसकी तरफ डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो लार्जर आप देखोगे पॉलिटिकल जो कम्युनिटीज हैं या फिर मोर चैलेंजेस हैं जो दिखाई पड़ते हैं, या मेजोरिटी टू कोऑर्डिनेट एंड काउंट्रैक्ट द माइनॉरिटी। कहने का मतलब ये कि बहुत सिंपल सी बात में कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी बड़ी पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी ना उतने ही ज्यादा चैलेंजेस होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और जब चैलेंजेस होंगे तो जो मेजोरिटी है उनको कोऑर्डिनेट करने में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि काउंटरएक्ट कौन करेगा, माइनॉरिटीज करेंगे। नेक्स्ट आप एंशिएंट टाइम में अगर देखोगे जो मिलिट्री की प्रोवेस होती है बहुत ज्यादा क्रूशियल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज में अगर देखा जाए तो जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो ही कहीं ना कहीं गेटवे बना हुआ है पॉलिटिकल क्लासेस के लिए। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब म्यूचुअली जो भी रीइंफोर्स हैं सबके लिए, ये जो वेल्थ है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके वाइस वर्सा देखो तो स्टैब्लिश करते हैं कनेक्शन बिटवीन अफ्लुएंस और इन्फ्लुएंस, अफ्लुएंस और इन्फ्लुएंस के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। अदर एवेन्यू क्रिएट किया जा रहा है सोशल इन्फ्लुएंस के लिए ताकि इंक्लूड किया जा सके पर्सनल पब्लिसिटी को, क्वालिटी एजुकेशन को, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग को, हाई पोजीशन दी जा सके चर्च में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़िया काम हो जाए, ठीक है। मिलिट्री की बात हो रही है, सो ये इस टाइप की चीजें जहां पर बहुत रेडीली एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि वेल्थ प्रॉपरली वर्क कर पाए, ठीक है। तो एक ये वाली बात थी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एज अ रिजल्ट देखोगे तो स्पेसिफिक फैमिली एक्वायर करती है जो क्वालिटी होती है, ठीक है, जिसको ऑक्यूपाई करना जरूरी होता है या फिर जो भी सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करती है ऑफिस का या मेंटेन करती है डोमिनेंस को ओवर एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड तक। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात भी सही है, आप देखोगे कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस होते हैं वहां पर भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो हेरिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है वाई इन इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन पार्लियामेंट्री में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंट अकरेंस है फैमिलीज के बीच में, बिकॉज इनके बीच में जब वो फैमिली मेंबर्स के बीच में जब वो टाई होता है, जब मतलब जो सन है, ग्रैंड सन है, ब्रदर है, नेफ्यू है, सन इन लॉ है, ठीक है, इवन रिलेटिव्स भी होते हैं जो करंट और फॉर्मर मेंबर होते हैं, डेप्यूटीज होते हैं, सो इनके बीच में भी वो चीज हमें बहुत दिखाई पड़ती है अगर आप इस संबंध के हिसाब से भी समझो तो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रॉबर्ट मिशेल्स, जेम्स बर्नम और क्या है ये C.W. मिल्स, ठीक है, चार्ल्स W. मिल्स, ये इन्होंने भी एलिट के ऊपर बात की है, ठीक है। सो रॉबर्ट मिशेल्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो एक्टिविटीज हैं रिक्वायर करती हैं एक्सपर्टीज को, प्लानिंग को, ताकि क्योंकि मासेस के अंदर वो चीज है नहीं कि वो एक्सपर्टीज हो या जो भी हो। सो रिजल्ट क्या होता है कि जो एलिट है जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, पार्टी फंड के उसके हिसाब से या फिर कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू उनके पास ये चीजें होती हैं, इसीलिए वो ये पूरा डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीड करती है एलिट के डोमिनेंस को, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज लेके आते हैं, तो इस वजह से वो मासेस को पूरा क्या कर पाते हैं, रूल ओवर कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका जेम्स बर्नम, ये प्रपोज करते हैं डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर द डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म। वो कहते हैं किस तरीके से डिक्लाइन हुआ कैपिटलिज्म का, ठीक है, मतलब जो पूंजीवादी का अंत कैसे हुआ, वो सजेस्ट करते हैं कि कैपिटलिस्ट जो रूलिंग क्लास है वो इवेंचुअली डिस्प्ले कर रही होती है बाय टेक्निकल इनडिस्पेंसेबल मैनेजेरियल एलिट्स। मतलब समझ पा रहे हो, वो यही कह रहे हैं कि जो भी आपके कैपिटलिस्ट रूलिंग क्लास है, ठीक है, वो
टेक्निकली इंडिस्पेंसेबल है, मतलब उनको एक तरीके से रिप्लेस हो गया मैनेजरियल एलिट्स के साथ। ठीक है, सीडब्ल्यू मिल्स कंक्लूड कर रहे हैं कि जो अमेरिकन सोसाइटी है उसमें डोमिनेट किया जाता है नैरो एलिट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जो नैरो एलिट है वही पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं और यही बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, क्योंकि इनकी लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, ये लाइन को कैप्चर किया गया मिल्स के सेंट्रल आर्ग्यूमेंट से, जिसमें कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, अनअकाउंटेबल की बात करते हैं। वो कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में पावर के लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया जाए एलिट थ्योरी का, सो ये देखा जाता है कि इसको चैलेंज किया प्लूरलिज्म ने। ठीक है, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो पावर है उसको शेयर किया जाता है डाइवर्स एलिट ग्रुप के थ्रू, बजाय कि रेदर देन कंसंट्रेटेड, मतलब वो कह रहे हैं इसको केंद्रित करने की बजाय इसको डाइवर्सली शेयर किया जाता है। ठीक है, रॉबर्ट डाल जो थिंकर है उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो भी डेमोक्रेसी फंक्शन है, ठीक है, लोकतांत्रिक जो भी आप भी देखोगे कार्य किए जाते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से किए जाते हैं जब एलिट्स जो है वो पॉलिटिकल ऑटोनोमस या सिटीजन्स को ट्रीट किया जाता है पॉलिटिकल इक्वल। मतलब वो ये कह रहे हैं आम नागरिक और जब एलिट्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो चीजें बढ़िया तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, उनका ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलीआर्की या फिर रेगुलर इलेक्शंस की बात कर लो, इंक्लूजन देख लो न्यू एलिट्स का, क्योंकि वो हेल्प करते हैं ताकि प्रिवेंट किया जा सके अथॉरिटेरियनिज्म को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मेंटेन किया जा सके, इंश्योर किया जा सके रिस्पॉन्सिवनेस को, कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब कंक्लूजन की ओर अगर बढ़े तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में आप ये देखोगे कि देखा जाता है कि सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं जरूरत के हिसाब से, बिकॉज फ्रेश थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं एलिट के ऊपर भी। ठीक है, इसके अलावा जो लॉ ऑफ एलिट की बात हो रही है, जो सर्कुलेशन होता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये टिपिकली अगर हो रहा है पीसफुली और इसके वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहे हैं ग्लोबली, बिकॉज जो पावर स्ट्रक्चर है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर पे तो सब काम कर रहे हैं। ठीक है, सो जो एलिट की इन्वॉल्वमेंट है रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में, पार्टिसिपेशन में पॉलिसी प्रोसेस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं वो कंटिन्यूली रिफाइन कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिट्स को, ताकि एड्रेस किया जा सके जो भी चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, और प्रमोट किया जा सके कि भैया रिस्पॉन्सिवनेस है, रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस काम करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए। सो ये यूनिट होती है खत्म। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, आपके जो जूनियर हैं जो क्लासमेट्स हैं सब तक पहुंचा दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है, बिकॉज एग्जाम बिल्कुल पास आ गए हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय।